नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज 8 जुलाई 2022 है, दिन है फ्राइडे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, मेटावर्स के साथ जुड़ा हुआ है। ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है। देन विल टॉक अबाउट एनवायरनमेंट, फिर यूके के पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे। दिस वन इज़ अबाउट बीजेपी, राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है दिस वन एज वेल। एंड द फिफ्थ वन इज़ अबाउट यूक्रेन वॉर। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है इसके। तो 3 आर्टिकल्स द हिंदू के हैं, एक ट्रिब्यून का है, एक पायनियर का है। तो लेट्स स्टार्ट विद मेटावर्स मेलाइस। बिग ब्रदर इज नॉट ओनली वॉचिंग। ये बिग ब्रदर शब्द का इस्तेमाल जो है ना, ये कहा जब मीन्स हमारे यहाँ पर क्या आता है, प्रोग्राम सलमान खान वाला बिग बॉस, राइट। और यूके में जो प्रोग्राम आता है उसका नाम है बिग ब्रदर। और ये हमारे देश में फेमस तब से हुआ है जब से शिल्पा शेट्टी जो हैं, हमारी फिल्म एक्ट्रेस, तो उन्होंने ये बिग ब्रदर का शो जो है वो जीता था। और उसके बाद शिल्पा शेट्टी जो है वो दुनिया के बहुत सारे देशों में फेमस हुई। लेकिन इसी के साथ साथ बिग ब्रदर शो जो है वो हमारे देश में फेमस हुआ, और उसके बाद ही कहीं ना कहीं बिग बॉस का जन्म जो है वो हमारे देश में हुआ। तो बिग बॉस शो जो है, कभी ना कभी आपने देखा होगा। तो उसमें क्या होता है, बिग बॉस जो है वो आपके ऊपर नज़र रखता है, राइट। तो उसकी नज़र हमेशा रहती है। और आई थिंक लोग जो है वो 24/7 भी बिग बॉस को देख सकते हैं, ऐसा कुछ है। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ, आई एम नॉट अ फैन एट ऑल ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ शो, बट यहाँ पर एग्जाम्पल यूज़ कर रहे हैं हम। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि अगर ये जो मेटावर्स हैं उसको ऐसे ही छोड़ दिया, अगर इसको रेगुलेट नहीं किया, अगर इसको अनरेगुलेटेड रखा गया, तो ये जो टेक जायंट्स है ना, टेक्नोलॉजिकल कंपनीज, वो हमेशा हमारे फेस को स्टडी करती रहेगी, हमारे इमोशंस को स्टडी करती रहेगी, हमारी आइज़ जो हैं उसमें झांक कर ये सारी कंपनीज जो हैं वो देखती रहेगी। यूएस फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन के चेयरमैन रह चुके टॉम विलर साहब ने ये वार्निंग दी है। 2013 से 2017 तक ये इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन कमीशन के चेयरमैन थे। और हाल ही में उन्होंने ये वार्निंग दी है, राइट। फ़िलहाल वो एक सीनियर फेलो हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। और उन्होंने कहा है कि दुनिया के अलग अलग देशों को ये नीड ऑफ द आवर है, इसमें कोई ऐसा विकल्प है ही नहीं हमारे पास। वी नीड टू डू दिस थिंग। हमें अर्जेंटली कुछ रूल्स डिज़ाइन करने की ज़रूरत है फॉर दिस डिजिटल वर्ल्ड, वरना बहुत लेट हो जाएगा और उसके बाद जो है वो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, एक ख़तरनाक चीज़ हुई अभी। सिएटल जो यूएसए में है, वहाँ पर एक सिंपोजियम हुआ। सिंपोजियम का मतलब होता है एक प्रकार की समिट, एक प्रकार की मीटिंग हुई, एक प्रकार का गेट टुगेदर हुआ। और ये जो सिंपोजियम है ना, ये वर्ल्ड के लीडिंग न्यूरोलॉजिस्ट ने अटेंड किया। और इसमें पता है ये न्यूरोलॉजिस्ट जो हैं, इन्होंने किस विषय पर बातचीत की? आई ट्रैकिंग रिसर्च और एप्लीकेशंस के बारे में यहाँ पर विस्तार से चर्चा हुई। और ये जो सिंपोजियम है, मीटिंग है, इस मीटिंग का स्पॉन्सर था गूगल एंड फेसबुक। फेसबुक अब मेटावर्स और मेटावर्स की एक दूसरी कंपनी है, तो इसने स्पॉन्सर किया है, बट हम सब समझते हैं इट इज़ फेसबुक। तो गूगल और फेसबुक ने यहाँ पर वर्ल्ड के टॉप लीडिंग न्यूरोलॉजिस्ट्स को बुलाया और आई ट्रैकिंग रिसर्च और एप्लीकेशंस के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। आंखें, बहुत सारी कविताओं में बहुत सारे पोएट्स ने ये कहा है, राइट। और हमने ये चीज़ भी ऑब्ज़र्व की है, फिल्मों में देखा है, रियल वर्ल्ड में भी हम देखते हैं कि जब दो लोग, राइट, जनरली एक लड़का लड़की जब एक दूसरे के व्हेन दे फॉल इन लव, जब एक दूसरे से प्यार की जब शुरुआत होती है, तो हमारी डिज़ाइन ही कुछ ऐसी है ह्यूमन बींग्स की, हमारे दिमाग की, कि हम है ना एक दूसरे की आंखों में झांकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ गलत भी कह रहा है तो उसकी आंखें जो हैं वो आपको बता देगी, कितना भी स्मार्ट व्यक्ति क्यों ना हो। जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारी आंखें जो हैं वो कुछ अलग प्रकार से रिएक्ट करती हैं। तो इसकी जो एक मूवमेंट होती है, फिर जो हमारी रेटिना है वो बड़ी छोटी जूम इन जूम आउट जो लेंस की तरह होती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे
दिमाग के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से सिंक्ड रहती है, राइट। एक सिंक्रोनाइजेशन में इसका काम चलता है। तो आइज जो हैं, आंखों को स्टडी करना, हमारे इमोशंस को स्टडी करने से आपको क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा है, बहुत बड़ा फ़ायदा है। अभी तक जो मार्केटिंग में हमने देखा था, आपको याद होगा मैंने कई बार ये कॉन्सेप्ट जो है मार्केटिंग के आपको एक्सप्लेन किए हैं कि ये सारी कंपनीज जो हैं वो क्या कर रही हैं कि मैंने रिटेल मैनेजमेंट का एक एग्जांपल दिया था, आपको याद होगा अगर आप मेरे लेक्चर्स एक लंबे समय से देख रहे हैं तो। अगर नहीं देख रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आपको ये एग्जांपल देकर याद आ जाएगा, पुराने स्टूडेंट्स को याद आ जाएगा, नए स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। जब आप एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं, राइट, तो शॉपिंग मॉल में जो काउंटर्स होते हैं, राइट, अलग ऐसे लाइन में काउंटर्स होते हैं, इज़न्ट? तो अगर वो चाहें तो 10 काउंटर्स भी लगा सकते हैं, लेकिन वो 10 काउंटर्स नहीं लगाएंगे, वो 5 काउंटर्स ही लगाएंगे, राइट। जहाँ पर 10 की ज़रूरत है वहाँ पर 5, क्योंकि वो नहीं चाहते। और आने के लिए जो उसका जो दरवाज़ा होता है ना, वो बहुत ही बड़ा होता है। आप ट्रॉली लेके आराम से एक साथ 5-6 लोग जो हैं वो आ जाए, इतना ईजिली आप आ सकते हैं, ऐसा दरवाज़ा रखा जाता है ताकि वेलकम मीन्स आप बिना सोचे जो हैं वो कदम रख दें। जितना ईजी बनाया जाएगा इतना ईजी होगा आपके लिए उस चीज़ को यूज़ करना। आई गिव यू वन एग्जांपल। आप इस चीज़ को कीजिएगा एक बार। अगर आपका जो मोबाइल फ़ोन है ना, आपको मोबाइल फ़ोन से थोड़ा दूर रहना है, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं मोबाइल फ़ोन से, तो ट्राई दिस थिंग। अपने स्टडी टेबल पर मोबाइल फ़ोन को मत रखिए। आप क्या कीजिएगा कि मोबाइल फ़ोन जो है उसको साइलेंट करके या फिर म्यूट करके आप अपने कबोर्ड में रख दीजिए या दूसरे कमरे में रख दीजिए। तो क्या होगा कि आपको वो ऐसा ही टेबल पर होगा तो आप बिना सोचे समझे उसको यूज़ करेंगे। करते हैं ना हम। सेम थिंग गोज़ विथ टेलीविज़न। टेलीविज़न जब फेमस मीन्स आई डोंट नो, शायद आप में से बहुत कुछ ऐसे लोग कम लोग होंगे जिन्होंने वे टेलीविज़न्स देखे होंगे जो रिमोट कंट्रोल के बिना आते थे। तो उसमें बड़ी बड़ी स्विचेस होती थी और आपको अगर चैनल चेंज करनी है तो आपको खड़ा होकर टीवी के पास जाकर चैनल चेंज करनी पड़ती थी, क्योंकि उस टाइम पर उतनी सारी चैनल्स नहीं थे। तो लोग जो हैं वो मीन्स बैठे रहते थे चेंज नहीं, क्योंकि वो खड़ा होकर जाना फिर चैनल चेंज करना। फिर जब रिमोट आ गया, रिमोट आने से क्या हुआ पता है? चैनल तो आप चेंज करने लगे, लेकिन आप लंबे समय तक इसको अमेरिका में तो ये जो टेलीविज़न है इसको स्टूपिड बॉक्स भी कहा जाता है, क्योंकि जो लोग स्टूपिड होते हैं वो घंटों तक टेलीविज़न के सामने बैठे रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि जो टेलीविज़न देखते हैं वो स्टूपिड है, लेकिन इसको स्टूपिड बॉक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो आपको इतना स्टूपिड बना देगा कि आप उसके सामने घंटों तक बैठे रहेंगे। आपका बेसिकली जो सबसे प्रीशियस आपकी करेंसी है टाइम, वो आप बर्बाद करेंगे। आजकल ये हमारे मोबाइल फ़ोन में ये स्मार्टफोन जो आ चुके हैं हमारे पास, तो उसमें शॉर्ट्स और रील्स जो हैं एंटरटेनिंग, वो यही कर रही है। हमारी 1 आवर 2 आवर 3 आवर का जो प्राइम टाइम है उसमें हम ये चीज़ देखते हैं और फिर समय वेस्ट करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर मुफ्त में कितनी सारी एडवाइस दे रहे हैं। ये एडवाइस नहीं है, ये मार्केटिंग है। आप सोचिए, राइट। ये जो एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने चीज़ों को डिज़ाइन किया है कि आप उसमें फंस जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही फंस जाते हैं, हम भी उसमें फंस जाते हैं। तो मैं बात कर रहा था शॉपिंग मॉल के बारे में। तो वहाँ पर जो काउंटर्स है ना, उसमें जानबूझकर कम काउंटर्स रखे जाते हैं ताकि वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो, थोड़ी बहुत भीड़ हो, तो चीज़ें जो हैं वो बिजी लगे। अगर बिजी लगेगा दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं एश्योरिटी आएगी कि सभी लोग ये कर रहे हैं तो आई विल डू द सेम थिंग। अगर सभी लोग हेलमेट पहनकर निकल रहे हैं तो यू विल वेयर अ हेलमेट। सभी लोग मास्क पहनकर निकल रहे हैं, यू विल वेयर अ मास्क। सभी लोग एक ही जगह पर शॉपिंग कर रहे हैं, आपको ऐसा भ्रम पैदा होगा तो आप वहीं पर से ही शॉपिंग करेंगे। तो एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ कि ये लोग क्या करते हैं कि उसके आजू बाजू में शॉपिंग जो काउंटर हैं, टिल हैं, उसके आजू बाजू में ऐसी चीज़ें होती हैं, चॉकलेट्स होती हैं, ये सारी चीज़ें। तो बच्चे वहाँ पर लाइन पर खड़े खड़े बोर हो जाते हैं, और बोर्डम में से निकलना है तो सबसे इजी क्या है? शुगर की किक। तो चॉकलेट याद आती है, और ऐसे ही वो लाखों करोड़ों की चॉकलेट्स जो हैं वो बेच देते हैं। दिन में नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन सालों में। तो व्हाट दे आर डूइंग हियर, दे आर प्लेइंग विथ अस, एंड दे कैन प्ले विथ अस बिकॉज उनको पता है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। अब आप सोचिए कि उनको अगर हमारे सिर्फ आउटर ऑब्जर्वेशन से ये पता चल गया, अब हमारे जो दिल की खिड़की कहते हैं,
राइट। कहते हैं कि हमारी जो आंखें हैं वो हमारी दिल की खिड़की है। आप किसी के दिल में झांकना, दिल का मतलब ऐसा नहीं है हार्ट के, हार्ट की सर्जरी आंखों से नहीं होगी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज कि अगर किसी के इमोशंस को जानना है आपको तो उसकी आंखों से पता चल जाएगा। तो 2D इंटरनेट जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ मोर लाइक 2D इंटरनेट। तो उसमें क्या है, 2D इंटरनेट में हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, हम देखते हैं। एक वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं, तो इस वीडियो को आप देख रहे हैं। 3D इंटरनेट में वो क्या करना चाहते हैं, वो हमें पार्टिसिपेंट बनाना चाहते हैं। और ये पार्टिसिपेशन जो है वो एक प्रकार का चक्रव्यूह है। जो महाभारत में चक्रव्यूह है ना, कि एक बार आप उसमें एंटर तो हो जाते हैं लेकिन निकलने का रास्ता जो है वो पता नहीं है। सेम थिंग यहाँ पर हो रही है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। ये आप देख लीजिए आज के अलग अलग वीडियोस द हिंदू एनालिसिस के, उसमें ये टॉपिक नहीं आएगा, लेकिन ये मेटावर्स वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मेटा सीम्स बिजी कंस्ट्रक्टिंग ए चक्रव्यूह of its own, as it has already patented technology to build eye tracking and facial expression tracking into optical equipment want to access the metaverse. अगर आपको मेटावर्स एक्सेस करना है दोस्तों, तो आपको ये ऑप्टिकल इक्विपमेंट पहनना पड़ेगा। और ये ऑप्टिकल इक्विपमेंट है, उसमें ये फेशियल एक्सप्रेशन और आई ट्रैकिंग गैजेट्स हैं। ये टेक्नोलॉजी ये मेटा जो फेसबुक कंपनी है उसने पेटेंट करवा ली है, ताकि वो हमारे इमोशंस को जान सके। आपको आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, जो भी हैं, फ्रेंड हैं, वो आपको जितना नहीं जानते उतना मेटा जानने लगेगा। सबसे पहली कैजुअलिटी होगी हमारी प्राइवेसी। तो दुनिया के अलग अलग लीडर्स, अलग अलग देशों को यहाँ पर एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है। अभी तो दुनिया के सारे देश जो हैं वो लगता है कि एक डीप स्लम्बर में है। स्लम्बर यानी कि डीप स्लीप में है। वी नीड टू वेक अप फ्रॉम दिस डीप स्लीप। ये अगर लेट हो गया तो इट्स गोइंग टू बी वेरी बैड। सारा पावर जो है वो इन कंपनीज के पास चला जाएगा। एंड दिस रिमाइंड्स मी ऑफ दिस पुराने जो हॉलीवुड के फिल्म आते थे कि इट रिमाइंड्स मी ऑफ वन फिल्म किंग्समैन द सीक्रेट सर्विस। एक एंटरटेनिंग फिल्म है, राइट। दिमाग को साइड में रख कर देखने वाली ही फिल्म है। लेकिन उसमें यही होता है, एक मोबाइल कंपनी वाला जो होता है तो वो पूरी दुनिया को अपने काबू में करने की कोशिश करते हैं। इससे इमेजिन कि हमारे इमोशंस के बारे में किसी कंपनी को पता चल रहा है, वो डेटा पूरा तैयार कर रहा है, वो हमसे क्या नहीं करवा सकता। थिंक अबाउट इट। जस्ट फाइन। अगर पिक्चर को ऑब्जर्व करेंगे यू विल रियलाइज इट्स अबाउट एनवायरनमेंट, इजंट इट। अब यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, जिसको हम जनरली फॉरेस्ट मंत्रालय कहते हैं, इसका अब नाम जो है वो थोड़ा चेंज हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, और यहाँ पर एंड भी ऐड कर सकते हैं, MOEFCC इसका शॉर्ट फॉर्म है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है, इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है रक्षा करना। किसकी? हमारे फॉरेस्ट की और एनवायरमेंटल एसेट्स जो हैं इनकी रक्षा करना। क्लाइमेट चेंज को रोकना, ये भी इसका पार्ट है। ये इसलिए मैंने आपको इसका नाम बताया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब ये जो मंत्रालय है ये एक नई चीज़ प्रपोज कर रहा है। ये प्रपोज कर रहा है कि हमारे जो एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन है तो उसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। जो वायोलेटर्स है ना, तो उनको लेस थ्रेटनिंग माना जाएगा और उनको कम सज़ा मिलेगी। हमारे देश में वैसे 8 कॉर्नरस्टोन पीसेस हैं जो इस लेजिस्लेशन को बनाते हैं, और रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क है वो ये कहता है कि ए, नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट वेंटोनली एक्सप्लॉइटेड, कि नेचुरल रिसोर्सेज का कोई भी ऐसे दुरुपयोग ना करें, इनको एक्सप्लॉइट ना करें। बी, एक्ट्स ऑफ पोल्यूशन आर एप्रीहेंडेड, कि पोल्यूशन को रोका जाए। एंड सी, देयर इज ए मैकेनिज्म टू पनिश एंड डिटर वायोलेटर्स, जो वायोलेटर्स है तो उनको सजा दी जाएगी, ऑफ कोर्स, राइट। क्योंकि नेचर जो है वो किसी एक का नहीं है, ये हम सब का है। फॉरेस्ट जो है वो हम सब के लिए है। अंडर प्रोविजंस इन द एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन, अब देखिए अभी के जो हमारे रूल्स हैं ना, जो चेंज होने वाले वो नहीं, जो अभी के रूल्स हैं वो क्या कहते हैं कि अगर आप कोई ऐसा
आप कोई वायोलेटर हैं तो उनको 5 साल की सज़ा हो सकती है, 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों चीज़ें। मैक्सिमम जो होगा वो दोनों होगा कि आपको 1 लाख रुपए भी पे करने और 5 साल की सज़ा भी काटनी है, तो काफ़ी टफ सज़ा है। अगर एक बार कन्विक्शन हो गया और फिर आप पैसे पे नहीं करते हैं तो हर रोज़ 5,000 रुपये का फ़ाइन होगा, और ये होता ही जाएगा। आप सोचिए 1 महीने के अंदर ये 1.5 लाख रुपए जितना हो जाएगा। और ऑल्सो देर इज़ ए प्रोविज़न कि जेल की सज़ा जो है वो 7 साल की भी हो सकती है। अब ये जो नया अमेंडमेंट MOEFCC प्रपोज कर रहा है वो ये है कि ये जो जेल की बात है, इम्प्रिजनमेंट की बात है, उसको हटाने की बात यहाँ पर हो रही है, राइट। सिर्फ वायोलेशन आप करते हैं तो सिर्फ मॉनिटरी फाइन्स होगा। नाउ लेट मी टेल यू, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जिनके लिए वी नो इट वेरी वेल, राइट, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। अपने दोस्तों को लेकर कहीं पर घूमने गए ऐसे जंगल वंगल में, अच्छी फ़ोटोज़ आ गई, ये सारी चीज़ें आ गई, और उस बदले में उनको अगर 5 लाख भी देने पड़े तो ऐसा नहीं है कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पसंद नहीं होगा देने को, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वो देकर छूट जाएंगे। लेकिन जेल की सज़ा जो है ना, वो पैसे वाला भी नहीं कर सकता। मीन्स वो एक लटकती तलवार है कि चलो फाइन तो आप पे कर देंगे, लेकिन जेल की सज़ा हुई तो फिर क्या करेंगे। तो एनवायरमेंटल क्राइम्स को रोकने के लिए इम्प्रिजनमेंट जो है मुझे लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और पेनल्टीज़ जो हैं वो होनी ही चाहिए, सज़ा जो है वो थोड़ी कड़क ही होनी चाहिए। और यहाँ पर बात ये आ रही है कि पेनल्टीज़ जो हैं वो नए जो चेंजेस, नए रूल्स जो हैं, तो उसमें ये बात आ रही है कि जो एडजुडिकेशन ऑफिसर हैं वो डिसाइड करेगा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फंड के तहत ये पैसे जो हैं यहाँ पर ट्रांसफ़र किए जाएंगे, और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है वो डिसाइड करेगा कि आपकी पेनल्टी कितनी होगी। थोड़े फिगर्स जो है वो तय किए जा सकते हैं, और फाइनली ये पैसे जो हैं वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। बट बॉटम लाइन यही है कि अगर हम जेल की सज़ा को हटा दें तो फिर जो मैंने आपको बताया वो चीज़ हो सकती है। यहाँ पर ये भी कहा गया है कि 5 करोड़ रुपए तक का फ़ाइन जो है वो भी ऐड किया। अब कोई ऐसे ही 5 करोड़ रुपए जो है कोई भी नहीं दे देगा, वो आपको कोर्ट में ले जाकर चैलेंज ज़रूर करेगा। तो वी नीड टू कीप दिस इम्प्रिजनमेंट वाली चीज़ जो है वो एक डिटेरेंट के तौर पर काम करती है। फिर हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें जो मीन्स ये जो नया प्रपोजल है उसमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है उसके डिस्ट्रक्शन को कवर नहीं किया गया है, तो उसका क्या होगा, ये एक प्रश्न उठता है। एंड हमारे देश में रिड्रेस सिस्टम जो है वो बहुत ही स्लो चल रही है, और यही वजह है ना कि ये कुछ क्रिमिनल्स हैं उनके कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे देश में आप कुछ भी करो दशकों चले जाएंगे। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का कहना यह है कि इंडिया की कोर्ट्स जो हैं वो एनवायरमेंटल वायोलेशंस को डिसाइड करने में 9 से 33 साल लग जाते हैं। तो यू कैन इमेजिन, और 2018 में 45,000 केसेस पेंडिंग थे, 35,000 केसेस उस साल ऐड हुए। तो केसेस जो हैं वो ऐड होते रहते हैं, राइट। तो ऑफ कोर्स कोर्ट्स को फास्ट करने की ज़रूरत है, इसी के साथ साथ सज़ा जो है वो भी थोड़ी कड़ी होनी चाहिए, और एनवायरनमेंट को लेकर अवेयरनेस भी होनी चाहिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स और हर कोई जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करे कि जंगल में आप वायोलेशन करेंगे तो फिर आपको फाइन हो सकता है। ओके, डिसऑर्डरली एग्जिट, स्क्रीन पर जो तस्वीर है आप पहचान गए होंगे, ये यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल घर का दरवाज़ा है, राइट, 10 डाउनिंग स्ट्रीट इसको कहते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर कि ये जो बोरिस जॉनसन साहब हैं, मीन्स ही वॉज वेरी फेमस, राइट। मुझे याद है आज भी, व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन द सिटी ऑफ लंदन, तो वहाँ पर वो लंदन सिटी के मेयर थे, और मुझे बहुत ही, जब मैं उस टाइम पर इतना अच्छा नहीं जानता था उनके बारे में, इतना पता था मुझे कि लंदन के जो मेयर साहब हैं बोरिस जॉनसन, वो हर रोज़ साइकिल लेकर ऑफिस आ जा करते थे हेल्थ के लिए, एंड प्रमोटिंग ग्रीन साइकिल इज़ मोर, इट्स ग्रीन इजंट इट कंपेयर टू कार एंड मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल तो लंदन में इतनी ज़्यादा नहीं चलती है बिकॉज बारिश बहुत होती है, लेकिन साइकिल चलाना जो है इट्स अ गुड थिंग, लेकिन वो भी चैलेंजिंग है क्योंकि बारिश इतनी होती है, आपको मीन्स यू हैव टू रेन कोट पहनना है, बहुत सारी जिग जिग हैं, लेकिन फिर भी वो ज़्यादातर साइकिल लेकर जाते थे। तो काफ़ी उनकी वो बहुत ही एक फेमस व्यक्ति हैं यूके में एज़ फार एज पॉलिटिक्स इज़ कंसर्न्ड, और जर्नलिस्ट थे, फिर वो पॉलिटिशियन बने, और ब्रेग्जिट वेव में उनका नाम जो है वो काफ़ी बड़ा हो गया,
और उतना ही जितना वो ऊपर गए उतना ही ऊपर से वो नीचे भी गिरे हैं, राइट। ये पार्टी गेट स्कैंडल हुआ। जब ये पार्टी गेट स्कैंडल हुआ, आई वाज लाइक, आई वाज नॉट दैट मच सरप्राइज्ड, क्योंकि मुझे पता था, लेकिन एक तो हुआ ही मुझे, राइट, कि देखिए वहाँ पर एक कमिश्नर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर लेवल की कोई कंप्लेन है, मीन्स प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई इल्ज़ाम है, तो एक कमिश्नर लेवल का व्यक्ति जो है वो इन्वेस्टिगेट करता है और फाइनली एक फ़ाइन जो है, पुलिस वाले जो हैं वो फ़ाइन भी लगा सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को। हमारे देश में आप एक एमएलए को फ़ाइन लगाने में भी पैर जो हैं वो पुलिस वालों के, सभी के नहीं लेकिन ज़्यादातर पुलिस वालों के, आई एम यूजिंग द वर्ड हियर ज़्यादातर, और ये बात सच है। अगर आप में से कोई पुलिस में और सुन रहा है तो यू नो, राइट, कि मैं क्या बता रहा हूँ। एक एमएलए जो हैं उनको भी, उनके ऊपर भी अगर कोई ऐसा फाइन लगाना है तो भी आपको सोचना पड़ेगा। मीन्स बहुत सारे फ़ोन्स आ जाएंगे, छोड़िए होम मिनिस्टर का भी फ़ोन आ सकता है, राइट, स्टेट लेवल के जो होम मिनिस्टर है, फॉरगेट अबाउट प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन होम मिनिस्टर, तो हमारे देश में तो ये है ही नहीं। बट एनीवे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अवर कंट्री, वी आर टॉकिंग अबाउट यूके। तो उन्होंने रेजिग्नेशन देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने इनफैक्ट रेजिग्नेशन कह दिया कि अक्टूबर तक मैं चीज़ों को संभालूंगा, जब तक नया लीडर नहीं आता है तब तक आई विल हैंडल इट। एंड एक क्रिस पिंचर हैं, डिप्टी चीफ विप, तो उनके ऊपर सेक्सुअल मिसकंडक्ट के एलिगेशंस लगे हुए हैं। फिर ऋषि सुनाक और हेल्थ सेक्रेटरी साजिद जावेद जो हैं, साजिद जाविद जो हैं, आई थिंक साजिद जावेद, एज फार एज आई नो, वो भी यूके के मेयर रह चुके, लंदन सिटी के मेयर रह चुके हैं, बट आई एम स्टिल नॉट श्योर। बट एनीवे, ऋषि सुनाक को तो आप जानते होंगे, हमारे जो इन्फोसिस के नारायण मूर्ति साहब हैं, तो उनके जमाई हैं ऋषि सुनाक, तो वो फाइनेंस मिनिस्टर थे यूके के, तो उन्होंने भी रेजिग्नेशन दिया है। तो बहुत सारे ये पार्टी गेट स्कैंडल की वजह से बोरिस जॉनसन को सपोर्ट अब नहीं मिल रहा है। जब 2019 में इलेक्शंस हुए और बोरिस जॉनसन आए तो ब्रेग्जिट जो हैं उसको लेकर काफ़ी आशा थी और ऐसा लगा था कि जो ब्रेग्जिट हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाएगा और सारी चीज़ें जो हैं वो ओके हो जाएगी। लेकिन एक बहुत ही पेनफुल डिवोर्स रहा यूरोपियन यूनियन और यूके का, और आज भी बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो इसकी वजह से अफेक्ट हुए हैं। अभी भी पोस्ट ब्रेग्जिट ट्रेड को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, यूरोपियन यूनियन और यूके के बीच में अभी ये क्लैरिटी नहीं है। नॉर्दर्न आयरलैंड जो हैं इसके प्रोटोकॉल्स भी मेस में हैं, और अगर ये अनफिनिश्ड बिजनेस रहा तो नॉर्दर्न आइलैंड्स में जो शांतिमय वातावरण है वो बिगड़ सकता है। नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड के बीच में जो इश्यू है वो और ज़्यादा सीरियस हो सकता है। अब इसके इतिहास में नहीं जा रहा हूँ। नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड जो है, आयरलैंड एक देश है और नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो इसमें से अलग हुआ एक किंगडम है जो यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है, यूके का पार्ट है, राइट। तो यूके जो है वो इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, तो ये मिलकर बनाते हैं यूके को, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और बोरिस जॉनसन है वो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे। तो आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच में जो ट्रेड हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी बहुत बड़े इश्यूज हो सकते हैं। और इनके जो सक्सेसर आएंगे ना, ये बोरिस जॉनसन के जो भी व्यक्ति उनके बाद प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। उनके लिए इकोनॉमी और पॉलिटी दोनों चीज़ें जो है वो क्राइसिस रिडन है। इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पर रिसेशन भी आ सकता है। और गवर्नमेंट ऑफ स्कॉटलैंड जो है वो एक दूसरा रेफरेंडम, कि वो जो मैंने आपको बताया ना यूके, तो उसमें से अब स्कॉटलैंड जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है, अलग होना चाहता है। तो ये भी कुछ चैलेंजेस हैं। रीचिंग आउट जो है, इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने हैदराबाद में जो बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई थी, बाय द वे एक हैदराबाद पर मैंने एक वीडियो बनाया है, क्लिक हियर टू वॉच दिस वीडियो। अब देख लीजिएगा इसको, राइट। तो पीएम मोदी साहब ने ये हैदराबाद में इस मीटिंग में क्या कहा है पता है? उन्होंने कहा है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं हमारे देश में, तो माइनॉरिटीज़ में जो डिप्राइव्ड और डाउन ट्रोडन हैं, जो गरीब मुसलमान हैं, पारसी हैं, क्रिश्चियन हैं, जैन हैं, सिख हैं, राइट, बुद्धिस्ट हैं, तो जो भी हमारे देश में अलग अलग माइनॉरिटीज़ हैं, तो उन माइनॉरिटीज़ में जो डिप्राइव्ड और डाउन ट्रोडन हैं, तो बीजेपी जो है वो उनकी सेवा करें। और
मुख्तार अब्बास नकवी साहब जो हैं उन्होंने रेजिग्नेशन दिया क्योंकि उनकी टर्म जो है वो ख़त्म हो रही थी राज्यसभा में. ही वॉज अब मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स. अब स्मृति ईरानी जी, राइट, शी इज़ पारसी, तो शी बिलोंग्स टू ए माइनॉरिटी कम्युनिटी, और अब वो हमारे देश के नए माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर बने हैं. स्मृति जी के बारे में हम जानते हैं कि उनको अलग अलग मंत्रालय जो हैं वो दिए गए हैं, और कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनका जो इनर सर्कल है ना, उनके जो क्लोज कॉन्फिडेंट है, तो इसमें स्मृति ईरानी जी का नाम आता है. उनकी पूरी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग है स्मृति ईरानी जी की. एंड जहाँ तक मुझे पता है तो स्मृति ईरानी जी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को राखी भी बांधती हैं. तो उनकी मुंह बोली बहन है, राखी सिस्टर जो हम कहते हैं. बट काफ़ी विश्वास है मोदी साहब को ईरानी जी पर. अब यहाँ पर इंडिकेशंस क्या हैं? इंडिकेशन ये है कि बीजेपी जो है ना वो अपना बेस जो है वो और ज़्यादा एक्सपांड करना चाहती हैं. अभी तक क्या था कि बीजेपी की एक छवि बन चुकी है कि वो सिर्फ हिंदुओं को ही सपोर्ट करती है, लेकिन अब बीजेपी जो है वो मुस्लिम्स, पारसीज, सिख, बुद्धिस्ट, जो भी माइनॉरिटीज़ है, राइट. आप समझ लीजिए, मैं बात डायरेक्टली अगर बात करें तो मुसलमानों की. तो अब ऐसे मुसलमान, राइट, उनको टारगेट करना चाहती है, उनको पार्ट बनाना चाहती है. ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्लियरली बताया है कि जो डिप्राइव्ड और डाउन ट्रोडन सेक्शंस हैं माइनॉरिटीज़ के, तो उनकी सेवा बीजेपी करे, उन तक पहुँचिए और उनको सुनिए और उनको पार्ट बनाइए पॉलिटिकल प्रोसेस का. और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि आने वाले 30-40 सालों तक बीजेपी जो है उसका एरा रहेगा. देखिए, कांग्रेस जो है एक समय पर, आज जहाँ पर बीजेपी है ना, एक समय पर कांग्रेस भी यहाँ पर ही थी. ऐसा लग रहा था कि कभी अंत नहीं आएगा, लेकिन ये अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो चलते रहते हैं. आज बीजेपी जो है वो शायद अपने पीक पर हैं. अब वो चेंज करेगा अपने आप को, सिर्फ ऐसे हिंदुत्व वाली पार्टी नहीं रहेगी अगर कोई ऐसी इंडिकेशन है तो. बट इट विल ऑफ कोर्स टच वेरियस डिफरेंट पीपल, क्योंकि अब वो अपना बेस जो है वो चेंज करना चाहती हैं. एंडिंग द यूक्रेन वॉर इन एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड, द हिंदू का ये आर्टिकल है. दोस्तों, वैसे तो इस आर्टिकल में बहुत सारे पॉइंट्स हैं. राकेश सूद साहब ने इस आर्टिकल को लिखा, आज के द हिंदू में ये आर्टिकल लिखा गया है. मैं चाहता हूँ कि आप इस आर्टिकल को एक बार पढ़ें. मैं यहाँ पर टू द पॉइंट रहूँगा, राइट. ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके लिए समझना नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट है. डिफ़िकल्ट है ही नहीं, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल, राइट, क्योंकि हमने कई बार इसके बारे में विस्तार से चर्चा की है. ओके, लेट्स क्विकली क्रैक ऑन. यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, 4 महीने हो चुके हैं. 5 मिलियन यानी कि 50 लाख लोग जो हैं वो देश छोड़कर जा चुके हैं. 80 लाख लोग जो हैं वो यहाँ वहाँ चले गए हैं. पहला ऐसा लग रहा था कि यूरोप में छोटा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अब पता चल रहा कि पूरी दुनिया पर इसकी असर आई है. फ्यूल की प्राइस बढ़ गई, बहुत सारी प्रोडक्ट्स, वीट एक्सेट्रा. हमारे देश में जो कौन सा है, सनफ्लावर ऑयल जो है उसकी कीमत आप देख लीजिए. डिस्ट्रप्शन हो गया मार्केट में, दुनिया के बंटवारे हो गए, क्या क्या नहीं हुआ. और कहते हैं कि यूक्रेन को फिर से खड़ा करने के लिए $750 बिलियन की आवश्यकता रहेगी. दुनिया कोविड-19 के बाहर अभी निकली ही थी, तब जाकर हमें ये यूक्रेन का वॉर देखने को मिला. और बहुत सारे देशों में खाने पीने की शॉर्टेज हैं, क्योंकि यूक्रेन जो है वो वीट प्रोडक्शन में काफ़ी आगे हैं. फर्टिलाइज़र जो है वो काफ़ी प्रोड्यूस करता है दुनिया के अलग अलग देशों को. इनफैक्ट इंडिया भी फर्टिलाइज़र और ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूक्रेन से मंगवाता है. तो शॉर्टेज हो गई तो इसकी इम्पैक्ट फूड सिक्योरिटी पर भी हो रही है. और 24 फरवरी को जब रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन पर, तो डेफिनेटली रशिया ने जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर और इंटरनेशनल लॉ है इसका ग्रोस वायोलेशन किया है. लेकिन ऐसा नहीं है कि नेटो जो हैं वो दूध से धुला हुआ है. नेटो ने भी बहुत सारी गलतियां की, जानबूझकर गलतियां की. 2005 में 11 ईस्ट यूरोपियन और बाल्टिक नेशंस जो हैं वो नेटो के पार्ट बने. और 2007 में एक म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने क्लियरली बताया था कि ये जो एक्सपांशन हो रहा है ना, ये हमारे लिए एक सिक्योरिटी प्रोवोकेशन है. आप जानबूझकर, इट्स लाइक, लेट मी टेल यू इन अ वेरी सिंपल वे. आपका एक घर है सोसाइटी में, राइट. आपका जो गेट है ना, ये गेट के एग्जैक्ट बाहर रोज़ ऐसे कुछ लोग आते हैं, वो गालियाँ बोलते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट विगरेट पी के आपके घर के एग्जैक्ट गेट के सामने ज़ोर ज़ोर से गालियाँ बोल रहे हैं. ऐसी चीज़ें करेंगे तो आप क्या करेंगे? यू विल आइदर फाइट, आप बाहर निकल कर उनके हाथ पैर तोड़ दोगे अगर आपके अंदर हिम्मत है तो,
और अगर आपको कानून को हाथ में लेना नहीं चाहते हैं तो आप पुलिस को बुलाओगे, पुलिस आएगी, उनको पकड़ कर ले जाएगी और उनको जो भी लाफे वाफे मारने हैं वो पुलिस मार लेगी। जस्ट इमेजिन कि अब पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन पुलिस है तो पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। आपने पुलिस में कंप्लेन की, वो लोग वहीं पर ही हैं, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। आप क्या करेंगे? आप अपने एक दो दोस्त या रिश्तेदार को बुलाकर इन लोगों को मारेंगे, राइट। और उनको सपोर्ट करने वाली जो गैंग है उसको आपने पहले भी बता दिया है कि देखिए ये आपके लड़के जो हैं वो मेरे घर के बाहर खड़े रहेंगे तो ये मज़ा नहीं आएगा। सेम सिचुएशन यहाँ पर हुई। समझ में आ गया ना ये एग्जांपल? तो नेटो की जो समिट हुई 2008 में, उसमें यूएस ने क्या कहा कि ये यूक्रेन और जॉर्जिया जो हैं इनकी मेंबरशिप के लिए वी आर ओपन, अगर वो आना चाहे तो वी कैन गो फॉर इट, राइट। चलिए इसके बारे में सोचते हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो उस टाइम पर जॉर्जिया जो है तो उसका एक एरिया है तो वो रशिया ने एनेक्स कर लिया, उसके ऊपर चढ़ाई कर दी। रशिया ने फिर कहा कि देखिए अब मिसबिहेवियर जो है उसकी हद आ रही है। और उसके बाद जब 2014 में जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे उनका नाम माफ़ करना दोस्तों मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, आई कैन क्लियरली रिमेंबर हिज फेस, नाम याद नहीं आ रहा है, बट एनीवे। तो 2014 में जब कीव में प्रोटेस्ट होने लगे, राइट, बहुत बड़े प्रोटेस्ट होने लगे, वायलेंट प्रोटेस्ट होने लगे, और प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो यूक्रेन को छोड़कर रशिया चले गए, तो फिर रशिया ने क्रीमिया जो है उसको एनेक्स कर लिया। फ्रांस और जर्मनी ने उस टाइम पर ये 2008 की समिट में बहुत कोशिश की कि भाई ये ऐसी चीज़ें हम ना करें। उनको पता था कि रशिया जो है उसको ये चीज़ जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं, नेटो का एक्सपांशन एंड थिंग्स, लेकिन ये होने लगा। और 2019 में फाइनली क्या हुआ, यूके ने ये यूक्रेन के साथ मिलकर ये कहा कि चलो हम ब्लैक सी में एक पोर्ट बना लेंगे, सी ऑफ एजो में एक पोर्ट बना लेंगे। तो रशिया के लिए ये सारी बड़ी बड़ी वार्निंग्स थी और फाइनली रशिया ने कहा कि अब हद हो गई है, राइट, अब तो सिर्फ एक ही चीज़ फैसला करेंगी एंड दैट इज़ वॉर। ये वॉर जो है वो रशिया ने सोचा कि कुछ ही हफ्तों के अंदर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन स्ट्रेच हो गया है, राइट। यूक्रेन के लोगों की भी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, नो डाउट अबाउट इट। और एक लंबा चढ़ा युद्ध, लेकिन जितना लंबा चढ़ेगा ये सबसे ज़्यादा कोई परेशान होगा ना दोस्तों तो यूक्रेन के लोग होंगे, रिमेंबर वन थिंग। नंबर 2, दुनिया भर पर इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगी। तो वी डोंट वांट टू सी एनीथिंग लाइक दिस। लेट्स होप कि डिस्कशन और डायलॉग के माध्यम से ये चीज़ें जो हो रही हैं ये ख़त्म हो जाए, ये स्टॉप हो जाए। और मुझे बहुत आशा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो होपफुली बातचीत करेंगे, या फिर अगर पॉसिबल हुआ, मीन्स आई डोंट नो, लेकिन अगर ऐसा हुआ मुझे ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो जाएंगे ज़रूर ज़ेलेंस्की साहब को मिलने के लिए, और व्लादिमीर पुतिन को भी मिलेंगे। और मुझे लगता है कि ये युद्ध जो है उसको स्टॉप का बटन जो अगर कोई दबाने में मदद कर सकता है तो दैट इज़ इंडिया। मैं यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की ऐसा नहीं है कि उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ, मैं हमारे देश की क्षमता की बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली ही इज़ आवर प्राइम मिनिस्टर, तो उनके अंदर भी वो कैपेसिटी है, ही इज़ अ ग्रेट लीडर, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो दिस आर द थिंग्स, नाउ लेट्स होप, राइट, कि आगे क्या होता है। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर watching this video, and please share the lecture with other people as well, and I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.